बाजार पिछले 4 महीने से लगातार गिर रहा है। पैनिक इंडेक्स 25 के लेवल को पार कर चुका है और मतलब सतह पर देखने पे ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपना पैसा निकालकर बस भागना चाहता है। जी बिल्कुल, चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल है। हाँ, चारों तरफ सिर्फ डर और निराशा की खबरें हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के आंकड़ों और गहराई में छिपे डेटा पर नजर डालें तो ये पूरी तस्वीर ना एकदम पलट जाती है। डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि बाजार में मची ये अफरा तफरी कोई तबाही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जहां अगले 1 साल में भारी मुनाफा होने की 81% संभावना है। 81%। और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही विरोधाभास है। हमारे सामने है अप्रैल 2016 की डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट। बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है ये। बिल्कुल। और इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि लगातार 2.5 साल के इस सुस्त बाजार और अब इस ताजा गिरावट के बाद इस रिपोर्ट ने इक्विटी को लेकर अपना नजरिया कंजर्वेटिव से बदलकर मॉडरेट क्यों कर दिया है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, निवेश की दुनिया में सबसे बड़े और सबसे सफल फैसले तब लिए जाते हैं जब भावनाएं और आंकड़े एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हों। लोग अक्सर डर में ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे का गणित क्या है। तो फिर चलिए सबसे पहले उसी डेटा की बात करते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है, बाजार की लगातार गिरावट। नेत्रा रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि निफ्टी लगातार 4 महीने और 6 हफ्ते से लाल निशान में बंद हो रहा है। और आम धारणा ये बन जाती है कि बस अब तो कोई बड़ा क्रैश आने वाला है। हाँ, लोग मंदी की बात करने लगते हैं। लेकिन आम धारणा अक्सर इतिहास के पन्नों को नजरअंदाज कर देती है। अगर हम 1990 के दशक के बाद का डेटा देखें ना, तो निफ्टी में लगातार 4 महीने की गिरावट का ये केवल 7वां मामला है। वेट, सिर्फ 7वां मामला? जी हाँ, मतलब ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी ऐसी 4 महीने की लगातार गिरावट आई है, उसके बाद के 1 साल के फॉरवर्ड रिटर्न का मीडियन लगभग 20.8% रहा है। 20.8% का मीडियन रिटर्न? अरे वाह, ये आंकड़ा तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। लेकिन एक सवाल जो मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब इंडिया विक्स, मतलब जिसे हम बाजार का डर का सूचकांक कहते हैं, वो 25 के पार जाके 28.9 तक पहुंच गया हो, तो क्या ये सचमुच खतरे की घंटी नहीं है? ये डर लगना बहुत लाजमी है, क्योंकि 2008 के वित्तीय संकट और 2020 की महामारी के समय भी तो विक्स 25 के पार गया था, है ना? और तब बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ था। हम ये कैसे मान लें कि ये कोई बड़े स्ट्रक्चरल क्रैश की शुरुआत नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। 2008 और 2020 में विक्स 25 के पार गया था, ये सच है। लेकिन वहां बाजार गिरने का कारण सिस्टमिक फेलियर था या फिर एक ग्लोबल महामारी थी जहां सब कुछ ठप हो गया था। मतलब फंडामेंटल कारण अलग थे। बिल्कुल। आज की स्थिति में बैंकिंग सिस्टम अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज करने वाली बात है वो ये कि अगर हम उन एकाध अपवादों को छोड़ दें तो जब भी विक्स 25 के पार गया है तो उसके बाद के 12 महीने के रिटर्न 81% मामलों में सकारात्मक रहे हैं। 81% मामलों में? जी, ये दरअसल इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग का संकेत है। आपको पता है, निफ्टी 500 के केवल 18% शेयर इस वक्त अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर टिके हैं। मतलब लोग बिना सोचे समझे अच्छी और बुरी दोनों तरह की कंपनियों के शेयर बस बेच रहे हैं, पैनिक में आके। बिल्कुल, बस बेच रहे हैं। इस स्थिति को समझने के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूं तो ये वैसा ही है जैसे किसी स्टोर में बहुत बड़ी सेल लगी हो, लेकिन भीड़ देखकर लोग वहां से भाग रहे हो, जबकि समझदार खरीदार जानता है कि असली वैल्यू यही मिलने वाली है। या फिर इसे एक जंगल की आग की तरह देख सकते हैं। जंगल की आग वो कैसे? जब जंगल में आग लगती है तो वो बहुत खौफनाक दिखती है, लेकिन जैविक रूप से ये आग कमजोर सूखी घास को जला देती है और उस राख से जो पोषण मिलता है वो मजबूत पेड़ों को तेजी से बढ़ने का मौका देता है। ये कैपिचुलेशन भी ऐसा ही है, कमजोर कंपनियों का सफाया हो रहा है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। और इस आग के शांत होने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है वो है वैल्यूएशन की जमीन। इस डर के माहौल में समझना जरूरी है कि क्या बाजार सचमुच सस्ता हो गया है या सिर्फ महंगे स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। और नेत्रा रिपोर्ट का वैल्यूएशन गणित इस पर काफी फोकस करता है। रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी का पी मल्टीपल जो फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुमानों पर है वो लगभग 18.9 पर आ गया है। सही का।
अब अगर कोई सिर्फ इस 18.9 के नंबर को देखे तो ये कोई कौड़ियों के भाव तो नहीं मिल रहा है। इसे ऐतिहासिक रूप से सस्ता तो नहीं कहा जा सकता ना? जी, इसे सस्ता नहीं कहा जा सकता, ये इसका लॉन्ग टर्म औसत है। लेकिन यहाँ फेयर वैल्यू के पीछे के गणित को समझना जरूरी है। बाजार का पीई मल्टीपल कोई हवा में तय नहीं होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंडेक्स की कंपनियां अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही हैं, जिसे हम आरओई कहते हैं, और उनकी अर्निंग ग्रोथ क्या है। निफ्टी का आरओई इस समय 16% है और अर्निंग ग्रोथ 10 से 12% के बीच स्थिर रहने का अनुमान है। 16% आरओई। जी, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ध्यान में रखकर इसका गणित निकाला जाए तो जो फेयर वैल्यू है ना, वो 16.5 से 18 के बीच बैठती है। मतलब ये जो 18.9 का पीई है, ये बाजार को सस्ता नहीं बल्कि एक तरह से बिल्कुल फेयर और एवरेज के बीच खड़ा करता है। एकदम सही। बाजार ना तो बहुत महंगा है और ना ही बहुत सस्ता, और निवेश में मीन रिवर्जन सबसे शक्तिशाली ताकत होती है। जब बाजार ओवरवैल्यूड स्तरों से गिरकर अपनी फेयर वैल्यू के पास आता है, तब ये कंजर्वेटिव से मॉडरेट होने का सबसे सही समय होता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये केवल फेयर वैल्यू पर है तो विदेशी निवेशक यानी FIIs इसमें पैसा क्यों डालेंगे? रिपोर्ट का एक आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है कि निफ्टी ने डॉलर के टर्म में पिछले 4.5 साल का रिटर्न पूरी तरह गंवा दिया है। जी, बिल्कुल गंवा दिया। विदेशी निवेशकों के नजरिए से देखें तो बाजार वापस सितंबर 2021 के स्तर पर आ गया है। तो अगर उन्हें डॉलर में कोई रिटर्न मिला ही नहीं है तो वो भारत वापस क्यों लौटेंगे? वो वापस लौटेंगे क्योंकि यहाँ एक डबल इंजन मैकेनिज्म काम करने के लिए तैयार हो रहा है। डबल इंजन? जी, देखिए, विदेशी निवेशकों को सिर्फ शेयर बाजार के रिटर्न से मतलब नहीं होता। उनके लिए करेंसी यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रुपया जो रियर के आधार पर है वो इस समय 90.5 के आसपास है। अच्छा। और ये 2013 के टेपर टेंट्रम और 2008 के क्राइसिस के बाद सबसे निचले और सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड स्तरों में से एक है। मतलब ये है कि जब विदेशी निवेशक डॉलर लेकर आएंगे तो उन्हें इस 90.5 के स्तर पर भारतीय बाजार में घुसने के लिए बहुत सस्ते और ज्यादा रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी तो न सिर्फ बाजार ऊपर जाएगा जिससे उन्हें इक्विटी रिटर्न मिलेगा, बल्कि रुपया भी अपने सही मूल्य यानी 95 या 100 की तरफ एप्रिशिएट होगा, तो उन्हें करेंसी रिटर्न भी मिलेगा। ओह, तो ये उनके लिए दोहरी कमाई का मौका बन जाता है। यही कारण है कि जब वैल्यूएशन वाजिब होते हैं और करेंसी अंडरवैल्यूड होती है तो ये कॉम्बिनेशन विदेशी पूंजी को चुंबक की तरह खींचता है। ये करेंसी और इक्विटी का तालमेल तो बहुत शानदार है, लेकिन अब एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी उलझन ये आती है कि भाई पैसा लगाएं कहाँ? नेत्रा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से लार्ज कैप्स की तरफ इशारा कर रही है। जी, लार्ज कैप्स में इस वक्त काफी वैल्यू है। रिपोर्ट में है कि निफ्टी के टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स का पीई अपने ऐतिहासिक 17वें परसेंटाइल पर आ गया है। ये तो 2016 और 2020 के क्रैश जैसा स्तर हो गया। यह आंकड़ा ही इस बात का सबूत है कि बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इस वक्त कितनी बड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। टॉप पोर्टफोलियो की 100% कंपनियां अपने ऐतिहासिक औसत वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं। 100%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे मजे की बात यह है कि उनमें से 80% कंपनियों का आरओई उनके ऐतिहासिक औसत से ज्यादा है। यानी कंपनियां पैसा ज्यादा कमा रही हैं, लेकिन उनका भाव उनके औसत से भी कम है। लेकिन एक तर्क अक्सर ये भी दिया जाता है ना कि असली वेल्थ क्रिएशन और ग्रोथ तो स्मॉल और मिड कैप में होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि छोटी कंपनियों में तेजी से बढ़ने की क्षमता अधिक होती है। फिर नेत्रा रिपोर्ट इस समय बड़ी कंपनियों को क्यों चुन रही है? ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्मॉल और मिड कैप में तेजी की क्षमता बिल्कुल होती है, लेकिन निवेश में ना रिस्क रिवॉर्ड का संतुलन देखना पड़ता है। इस हालिया गिरावट के बावजूद स्मॉल और मिड कैप अभी भी महंगे हैं, उनमें अभी भी प्राइस फ्रॉथ यानी झाग बाकी है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो लार्ज कैप्स की बैलेंस शीट में पिछले एक दशक में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव आया है। वो कैसे? 2010 से 18 के बीच जो एनपीए का संकट था ना, उसने बड़ी कंपनियों को अपना कर्ज कम करने के लिए मजबूर कर दिया। आज बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट पिछले कई दशकों में सबसे बेहतरीन स्थिति में है। कर्ज ना के बराबर है और नकदी भरपूर है। तो अगर अर्थव्यवस्था में एक नया कैपेक्स साइकिल यानी नया पूंजीगत निवेश का दौर शुरू होता है तो इसका क्या असर होगा? यही तो सबसे बड़ा फायदा है। चूंकि इन कंपनियों के पास कर्ज नहीं है, इसलिए जब नया कैपेक्स साइकिल आएगा तो उन्हें बाजार से नई इक्विटी जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब वो अपनी खुद की नकदी से काम चला लेंगी? बिल्कुल, वो अपनी नकदी या बहुत थोड़े से कर्ज के साथ अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा लेंगी।
इसका सीधा असर उनके आरओई पर पड़ेगा, जो भारी उछाल के साथ कई गुना बढ़ सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप्स में एसआईपी की सलाह है, जबकि लार्ज कैप्स में स्पष्ट अवसर दिख रहा है। और जब हम इन बड़ी कंपनियों की साफ बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे सीधा फायदा तो उन संस्थानों को हुआ है ना, जो इन्हें पैसा देते हैं। मतलब हमारे प्राइवेट बैंक। बिल्कुल सही पकड़े आप। कुछ साल पहले तक प्राइवेट बैंक निवेश के लिए हर किसी की पहली पसंद थे, लेकिन आज उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। और ये बाजार की सबसे बड़ी विडंबना है। नेत्रा का डेटा बताता है कि बड़े प्राइवेट बैंक अपने ट्रेलिंग बुक वैल्यू के मात्र 2 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक तो 1.6 के मल्टीपल पर आ गया। वेट, 1.6? जी, जो कि जेपी मॉर्गन से भी सस्ता है। जेपी मॉर्गन से भी सस्ता। लेकिन क्या ये जो प्रीमियम गिर रहा है, ये किसी बड़ी आंतरिक खराबी का संकेत नहीं है? लोगों को लग रहा होगा कि शायद इनके बिजनेस मॉडल में ही कोई बड़ी खामी आ गई है। देखिए, अगर हम बैंकिंग के मूल गणित को समझें तो ये भ्रम तुरंत दूर हो जाएगा। बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? वो 2% का आरओए जनरेट कर रहे हैं अभी। रिटर्न ऑन एसेट्स। जी। अब चूंकि बैंक लेवरेज्ड बिजनेस होते हैं, जहां वो 1 रुपए की इक्विटी पर 8 रुपए का डिपॉजिट लेके काम करते हैं, तो इस 8 गुना के लेवरेज पर जब आप 2% का आरओए लगाते हैं, तो वो आसानी से 14 से 15% का आरओई दे सकते हैं। ओहो, मतलब अगर उनकी बैलेंस शीट साफ है और नेट एनपीए सबसे निचले स्तर पर है, जो कि अभी है, तो ये 15% का आरओई बिना किसी बड़े जोखिम के मिल रहा है। एकदम सही। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इन सेक्टर्स में टर्मिनल वैल्यू रिस्क यानी बिजनेस खत्म होने का जोखिम बिल्कुल ना के बराबर है। इनमें अब कोई प्राइस फ्रॉथ नहीं बचा है, ये सिर्फ एक चक्रीय गिरावट है। और मुझे लगता है आईटी सेक्टर का गणित भी कुछ ऐसा ही है। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी आईटी इंडेक्स का लगभग 60% हिस्सा अपने ऐतिहासिक वैल्यूएशन के 33वें परसेंटाइल से भी नीचे आ गया है। जी, आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल तो पूंजी की दृष्टि से बहुत ही लाइट होता है। आपको पता है, इन कंपनियों के पास अपने कुल मार्केट कैप का लगभग 9% तो सिर्फ कैश के रूप में रखा है। 9% सिर्फ कैश? जी, इनकी फ्री कैश फ्लो यील्ड 6% है। और सबसे बड़ी बात, इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी आरओआईसी 45% से अधिक है। 45% आरओआईसी का मतलब तो ये हुआ कि अगर वो कोई नया पैसा लगाते हैं तो भारी मुनाफा जनरेट करते हैं। उन्हें बाहर से किसी पूंजी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब डेटा इतना स्पष्ट है कि लार्ज कैप सस्ते हैं, बैंकों की बैलेंस शीट साफ है, आईटी सेक्टर कैश जनरेट कर रहा है, तो फिर ये लगातार डर का माहौल क्यों बना हुआ है? मुझे लगता है इसके लिए हमें उस विषय पर आना होगा जो रोज खबरों में रहता है, कच्चा तेल। हाँ, कच्चा तेल हमेशा से भारत के लिए एक डरावना सपना रहा है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करते हैं। लेकिन यहाँ भी तो नेत्रा का डेटा कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पिछले 37 दिनों से लगातार खतरा बना हुआ है, लेकिन तेल की कीमतों ने 9 मार्च का अपना उच्च स्तर पार ही नहीं किया है। भूगोल और राजनीति का गणित तो कहता है कि तेल को अब तक $150 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान मार्जिनल डिमांड के नष्ट होने में छिपा है। देखिए, कमोडिटी बाजार में कीमतें इससे तय नहीं होती कि कुल खपत कितनी है, बल्कि इससे तय होती हैं कि मार्जिनल यानी अतिरिक्त मांग कितनी आ रही है। अच्छा। और इस मार्जिनल मांग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि तेल का सबसे बड़ा ग्राहक तो सड़क परिवहन ही है। दुनिया भर में कारों की जो भी नई मांग आ रही है, उसका बड़ा हिस्सा ईवी पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ईवी के कारण वैश्विक तेल की मांग में सिर्फ 2 से 3% की भी सेंध लगती है ना, तो ये कीमतें गिराने के लिए काफी है। लंबी अवधि की मांग का कमजोर पड़ना तेल की कीमतों को एक ऊपरी सीमा में बांध रहा है। लेकिन अगर किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में तेल की कीमतें उछलती हैं, तो भारत पर इसका क्या असर होगा? रिपोर्ट बताती है कि अगर तेल 120 से $125 के पार जाता है और वहीं टिका रहता है, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 3.1% से अधिक हो सकता है, जो कि एक डेंजर जोन है। हाँ, जिससे रुपए में 10% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर तेल $100 तक रहता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसे आसानी से बर्दाश्त कर लेगी। जी, ये बर्दाश्त करने की क्षमता कैसे आ गई? एक समय था जब $80 का तेल भारत में हाहाकार मचा देता था। आज $100 का तेल कोई बड़ा खतरा क्यों नहीं है? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। ये क्षमता आई है हमारे 2 बड़े शॉक एब्जॉर्बर से।
पहला हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हर साल रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे हैं, विशेषकर आईटी एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल। और दूसरा विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा यानी रेमिटेंस। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत डॉलर शील्ड बना दिया है जो $100 तक के कच्चे तेल के बिल की आसानी से भरपाई कर देता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये भारत के लिए कच्चे तेल से जुड़ा आखिरी बड़ा आर्थिक डर है? रिपोर्ट तो यही इशारा करती है, क्योंकि समय के साथ अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो जाएगी कि कच्चे तेल के झटके इसे डिगा नहीं पाएंगे। तो अगर इस पूरे अध्ययन के धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पिछले 2.5 साल से जो बाजार एक ही दायरे में फंसा था और अब जिसने ये गिरावट दिखाई है, वो कोई आर्थिक तबाही नहीं है बल्कि मीन रिवर्जन है। एकदम सही। बाजार फेयर वैल्यू पर है, लार्ज कैप्स अपने 17वें परसेंटाइल पर है, प्राइवेट बैंक 2 गुना बुक वैल्यू पर मिल रहे हैं और विदेशी निवेशकों के लिए करेंसी सबसे आकर्षक स्तर पर है। और इन्हीं ठोस आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि कंजर्वेटिव बने रहने का समय अब खत्म हो गया है। ये इक्विटी में, विशेषकर बड़े शेयरों में मॉडरेट एलोकेशन बढ़ाने का सटीक समय है। इस गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं बाजार के दिग्गज बॉब फेरल के 10 नियमों में से नियम नंबर 5 का जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि आम जनता हमेशा सबसे ऊंचे भाव पर सबसे ज्यादा खरीदारी करती है और सबसे निचले स्तर पर सबसे कम। ये बिल्कुल सच है और आज के हालात पर एकदम फिट बैठता है। जब बाजार महंगे स्तरों पर था तो सब भारी निवेश कर रहे थे। आज जब हर एक डेटा पॉइंट कंपनियों की साफ बैलेंस शीट और उचित वैल्यूएशन गवाही दे रहे हैं, तो लोग घबराहट में बाजार छोड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ रोजमर्रा के जियोपॉलिटिकल शोर को ही भविष्य का सच मान लेंगे या फिर आंकड़ों के उस शांत विज्ञान पर भरोसा करेंगे जो लंबी अवधि में हमेशा सही साबित होता है। देखिए, डेटा अक्सर शांत होता है लेकिन उसके परिणाम हमेशा मजबूत होते हैं। डर सिर्फ शोर मचाता है, हमें बस उस शोर के बीच डेटा की आवाज को सुनना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन जटिल आंकड़ों को इतनी गहराई से सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।